देशभक्ति और भारत पर हमला, देशभक्ति की आड़ में सत्ता में बैठे लोग कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, मुझे एक शेर याद आता है। ये वे लोग हैं जो चीन को झूला जलाते हैं। प्रधानमंत्री भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा बार चीन जाने वाले व्यक्ति हैं। 18 बार चीन के राष्ट्रपति रहे हैं और राहुल गांधी के भाषण में चीन शब्द आने मात्र से उन्हें देश पर हमला करने वाला बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, मुंसिफे वक्त के कानून निराले निकले, बात करने का भी सलीका न था कल जिनको, आज वे लोग बड़े बोलने वाले निकले। जो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलने वाले लोग जो अभी हमारी स्क्रीन पर बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनका व्यथित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी डिग्री पर सवाल उठते हैं। उनकी डिग्री उस फॉन्ट में बनी हुई दिखाई जाती है जो फॉन्ट उस वक्त ईजाद नहीं हुआ था। उनकी डिग्री उस विषय में बताई जाती है जिस विषय में समस्त ब्रह्मांड में कोई दूसरा और व्यक्ति नहीं मिल पाता। उनके साथ पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता, कोई शिक्षक नहीं मिलता जो कहे कि हमने इनको स्नातक या परा स्नातक में पढ़ाया है। तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। मुझे सचमुच में खेद होता है ये सोचकर कि आने वाली जो आपने घोषणा और कर दी है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी भाषण देंगे, संबोधित करेंगे उसे, तो कितना गहन और अपार दुख हो जाएगा, दुख होगा इन सब लोगों को जो एक ट्रोल आर्मी में तब्दील हो चुके हैं, जो संविधान की शपथ लेने के बावजूद देश के भीतर और देश के बाहर ऐसे कृत्य करते रहे जो सचमुच में देश के सम्मान, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले होते रहे। आप इम्पैक्ट की बात कर रहे थे और अभी प्रशांत टंडन जी और मीनू जी बुद्धिजीवियों की भूमिका पर चिंतित हैं। प्रशांत जी, अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर मेरे संज्ञान में आई, मैंने अभी सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पर डाली है। वो हमारे समय और समाज की पत्रकारिता और बुद्धिजीवियों की भूमिका का आईना है। तस्वीर ये है कि विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में चल रहा है, उसमें प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर एक खंड है पूरा, जिसमें ऊपर शीर्षक है पत्रकारिता और मीडिया। उसमें ऊपर से नीचे तक 4 रैक में नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताबें रखी है। रैक है, वो खंड है पत्रकारिता और मीडिया। सारी किताबें नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली हैं, जो उनके चंदर बरदाइयों ने लिखी होंगी। और सबसे नीचे 4 या 5 किताबें मुंशी प्रेमचंद की हैं। तो मैंने उसमें यही लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद इस नरेंद्र मोदी रासों के बोझ के नीचे दबकर पूछ रहे हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। और आपकी चिंता जायज है प्रशांत जी कि बिगाड़ के डर से बुद्धिजीवियों ने ईमान की बात करना बंद कर दिया है, वरना कोई वजह नहीं है कि बुद्धिजीवी, हो सकता है आप कल चर्चा कर चुके हो, थोड़ा सा पुनरावृत्ति हो सकती है मेरे कहने में, मुझे मालूम नहीं कल आपने इन सब रेफरेंस पे ये बातें हैं, आप बिल्कुल रखिए जी। तो रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बुद्धिजीवियों से जिस जवाब की अपेक्षा प्रशांत जी कर रहे हैं, वो जवाब ये होता है कि देश का अपमान तब होता है जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 2014 से पहले भारत में जन्म लेने को किसी पाप का दंड बताता है विदेश की धरती पर। देश का अपमान तब होता है जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद अपने हाथों के दोनों अंगूठे घुमाकर कहता है कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, घर में शादी है, पैसे नहीं है। तब देश का अपमान होता है, क्योंकि तब देश का प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर यह कहने की कोशिश करता है कि मेरा देश काला धन रखने वालों का देश है, हर गरीब अमीर जिसके घर में शादी है वो चोर है, वो नकली नोट रखने वाला है, वो ब्लैक मार्केटियर है। हमारे देश का अपमान तब होता है, हमारे देश का अपमान तब होता है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री दूर देश में, दुनिया के दूसरे देश की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर वहां राष्ट्रपति पद के एक प्रत्याशी के नाम पर वोट मांगते हुए कहता है कि अब की बार ट्रंप सरकार। देश का अपमान तब होता है, देश का अपमान तब होता है जब देश के अंदर संविधान की शपथ लेने वाले लोग देश की राजधानी में गोली मारो सालों जैसे नारे लगाते हैं और मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत सत्कार मालाएं पहनाकर करते हैं, मिठाई खिलाकर अपने सरकारी आवास पर करते हैं।
देश का अपमान तब होता है जब बलात्कार में आजीवन कारावास की सजा पाए लोग, बलात्कारी जब जेल से छूट कर आते हैं तो सत्ता में बैठे लोग और उनके अनुषंगिक संगठन उन्हें फूल मालाओं से लाद देते हैं। और उन्हीं में से कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये बलात्कारी नहीं है, संस्कारी है। और वो व्यक्ति जो ये बयान देता है जनता के वोटों से चुनकर फिर विधानसभा में पहुंच जाता है। देश का अपमान तब होता है जब दो दो बार सजा पा चुका एक व्यक्ति हरियाणा में। ये जो आप तस्वीर जो जिसका जिक्र कर रहे थे, ये वही तस्वीर है, आपके ही सोशल हैंडल से लिया है, साभार आपको। और ये जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये वही तस्वीर है। देख लीजिए डॉक्टर साहब, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। पत्रकारिता के खंड में माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। ये किस विधि से पत्रकारिता की किताबें हैं? ये सिवाय चंद्र वरदाई जैसे पृथ्वीराज रासो का पुनर्प्रकाशन है और नीचे प्रेमचंद सबसे नीचे की कतार में टिके हुए हैं। मैं अपनी बात आगे यहां से बढ़ाना चाहता हूं कि देश का अपमान राहुल गांधी के बयान देने मात्र से नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है, एक छोटा सा गांव है और इंटरनेट इसकी अंतरराष्ट्रीय चौपाल है, एक चबूतरा है। देश के भीतर जो कुछ हो रहा है, जो फहरिस्त मैंने अभी गिनाई, क्या दुनिया के लोग नहीं जानते ये सब भारत में हो रहा है? क्या दुनिया के लोग नहीं जानते कि इस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों के आधार पर अपने ही नागरिकों में भेदभाव करता है? क्या दुनिया के लोग सचमुच नहीं जानते कि चीन के हमले के बाद आज तक देश के प्रधानमंत्री ने चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया? क्या दुनिया के लोग नहीं जानते कि पुलवामा हमले की जांच आज तक नहीं हुई है? तो राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा नया रहस्योद्घाटन कर दिया जिससे देश का अपमान हो गया? मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी हो या दुनिया का, भारत का कोई भी नागरिक, अगर वो सचमुच देश के सम्मान के खिलाफ, देश की गरिमा के खिलाफ कोई काम करता है तो संविधान में जितने कड़े से कड़े कानून हो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के एक एक बयान पर पूरी सरकार टूट पड़ती है, उससे यही लगता है, जो एहसास से कमतरी मीनू जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, सचमुच कहीं भीतर बहुत ही असुरक्षा का बोध है व्यक्ति को लेकर, उसके विचारों को लेकर, उसकी सक्रियता को लेकर। क्योंकि अब उन्हें यह लग रहा है कि जो लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी की बनाई गई थी, जो भीम का छवि बनाई गई थी, 2014 के चुनाव से पहले जो डिजिटल इमेज बनाई गई थी कि वो एक शहर में भाषण देते थे, 200 शहरों में दिखाई देते थे, उनकी वो जो लेजर इमेज दिखाई देती थी, वो दरक रही है, वो भरभरा कर गिर रही है। और गिरा कौन रहा है? जिसकी छवि को धूल धूसरित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर डाले अब तक 10-15 साल में। इसलिए उनकी चिंता वाजिब है। मैं पुनः यह दोहराना चाहता हूं कि सरकार राहुल गांधी के कहे हुए का तथ्यों के साथ जवाब देती, प्रामाणिकता से उसका उत्तर देती तो ज्यादा बेहतर था। और प्रमाण यह है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो दुनिया में विकास के जो पैमाने, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तय करती हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी का मसला हो, लोकतंत्र का मसला हो, जीवन स्तर का मसला हो, उन सारे पैमानों पर हम लगातार पिछड़ रहे हैं। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं विदेश में जाकर कि हमें बोलने की आजादी नहीं है, विपक्ष का नेता बोलता है तो उसे सरकार दबा रही है, तो दुनिया में कौन नहीं जानता कि यहां अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 142वें नंबर पर पहुंच गए हैं दुनिया में। क्या सचमुच राहुल गांधी के बताने से पहले दुनिया नहीं जानती थी? तो बेहतर हो कि सरकार उनके जवाब तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर देती। उसके उलट पूरी सरकार लग गई राहुल गांधी को देश पर हमला करने और देश को बदनाम करने वाला बताने के लिए। और अंतिम बात, जब राहुल गांधी की कोई हैसियत ही नहीं है, जब वे कुछ भी नहीं है आपकी नजर में, तो काहे के लिए इतना टाइम खोटी करते हैं आप उनके ऊपर? अनदेखी कीजिए राहुल गांधी के बयानों की। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर आईटी सेल का 2 रुपए वाला उनका कर्मचारी भी दिन रात इसी काम में लग जाता है। देखना होगा कि संसद में, ब्रिटिश संसद में राहुल गांधी के भाषण के लिए क्या तैयारी कर रखी है सरकार और उसके पूरे अक्षोहिणी सेना ने उसकी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से लेकर समापन तक सत्ता की तरफ से किया गया हर हमला बूमरैंग हुआ था, ऐसा ही अब प्रतीत होता है। हो सकता है राहुल गांधी ब्रिटिश संसद में कोई और बड़ी ऐसी बात बोल दे जिसमें से मीन मेख निकालने का मौका इनको मिल जाए, लेकिन अभी उसका इंतजार करना होगा उनके भाषण का। जी राजीव जी बिल्कुल। बिछ गई सियासी विसार,
खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।